फुटपाथ के शोर के बीच अजीब कांच का बक्सा चमक रहा था, जिसे मैंने कौतूहलवश खरीदा। बक्से के भीतर देखते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। वहां एक सूक्ष्म संसार जीवंत था। बाहर का मैं सिर्फ 3 महीने का मेहमान हूं, कैंसर से जूझता एक लाचार इंसान। मेज पर रखे इस जादुई बक्से का स्विच मैंने धीरे से ऊपर की ओर दबाया। भीतर का नजारा बदला और एक अनंत धधकते हुए विशाल रेगिस्तान में तब्दील हो गया। धूल के गुबार के बीच कोई बेहद छोटा जीव जान बचाने के लिए भाग रहा था। आवर्धक लेंस उठाकर जब मैंने करीब से देखा तो वह एक घायल नन्ही लड़की थी। उसके ठीक पीछे 2 आदमखोर भयानक काले भेड़िए उसकी तरफ तेजी से झपट रहे थे। लड़की ने पलटकर उंगली से हवा में एक दिव्य चमकती हुई तलवार को लहराया। भेड़िए फुर्ती से बच निकले और उसकी उड़ती तलवार बेअसर होकर रेत में धंस गई। एक भेड़िए ने उस पर छलांग लगाई और उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। दोनों जानवर उसे नोचने लगे। उसकी चीखें कांच के बक्से से बाहर गूंज उठीं। यह दृश्य इतना असली था कि मुझसे हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं गया। मैंने पास रखी 2 मामूली टूथपिक्स उठाईं और बक्से के ठीक ऊपर से गिरा दीं। वह लकड़ियां आसमान से 2 महाविशाल और विनाशकारी भालों की तरह नीचे की ओर गिरीं। एक ही पल में दोनों भयानक भेड़िए उन भालों के नीचे बुरी तरह कुचल गए। लड़की इस अकल्पनीय चमत्कार को देखकर पूरी तरह स्तब्ध और भयभीत खड़ी रह गई। उसने चारों तरफ मुड़कर देखा, मगर वहां सन्नाटे के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था। हांफते हुए उसने तुरंत एक दिव्य औषधि निगली और घाव भरने के लिए बैठ गई। कुछ देर बाद शक्ति लौटते ही वह उन विशाल लकड़ी के खंभों के पास आई। मरे हुए राक्षसी भेड़ियों को देखकर उसकी रीढ़ में खौफ की एक लहर दौड़ गई। लड़की ने कांपते हाथों को जोड़ा और शून्यता की ओर झुककर प्रणाम किया। मैं अजूर थंडर संप्रदाय की फ्रॉस्ट हूँ। रक्षा के लिए धन्यवाद वरिष्ठ महोदय। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैं अपनी लॉबस्टर डिलीवरी लेने के लिए उठा। कमरे में लौटकर मैंने देखा कि वह नन्ही फ्रॉस्ट अब भी घुटनों के बल बैठी थी। हे वरिष्ठ, कृपया अपने इन पवित्र अस्त्रों को वापस ग्रहण कर लीजिए। उसकी मासूमियत देख मैं मुस्कुराया। जिसे वह पवित्र अस्त्र कह रही थी वे टूथपिक्स थीं। वह भूख से बेहाल होकर अचानक तड़पकर तपती हुई रेत पर गिर पड़ी। 15 दिनों से भूखी फ्रॉस्ट केवल आध्यात्मिक ऊर्जा के भरोसे जीवित नहीं रह सकती थी। मजबूरी में उसने भेड़िए का कच्चा बदबूदार मांस काटा और मुंह में डाल लिया। उसका दम घुटने लगा, मगर जिंदा रहने के लिए वह उसे निगलती चली गई। मैंने थाली से लॉबस्टर का एक भारी भरकम केकड़ा उठाया और भीतर गिरा दिया। एक विशाल दहकता हुआ लाल पहाड़ फ्रॉस्ट के ठीक सामने आ गिरा। पूरी धरती कांप उठी और वह इस राक्षसी आकृति को देखकर सहम गई। मेरी आवाज उसके भीतर गूंजी, इसे ग्रहण करो और अपनी भूख मिटाओ। लॉबस्टर की दिव्य सुगंध मात्र से फ्रॉस्ट की रगों में नई ऊर्जा दौड़ने लगी। उसने अपनी उड़ती हुई तलवार से उस लाल खोल पर पूरी ताकत से प्रहार किया। एक तीखी आवाज हुई और फ्रॉस्ट की अनमोल तलवार के 2 टुकड़े हो गए। उस मजबूत खोल पर एक खरोंच तक नहीं आई, जिससे फ्रॉस्ट की आंखें भर आईं। यह तलवार उसकी सहेली सारा ने सालों की पूंजी जमा करके बनवाई थी। मैं बाहर बैठकर इस अद्भुत और सजीव नाटक का पूरा आनंद ले रहा था। 800 युआन का यह बक्सा सचमुच हर तरह से पैसा वसूल निकला था। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मैंने जोर से कहा, थोड़ा पीछे हट जाओ। आसमान चीरकर मेरा एक सुनहरा विशाल हाथ नीचे उतरा और केकड़े को जकड़ लिया। एक कड़कड़ाहट के साथ वह सख्त खोल टूट गया और दिव्य मांस बाहर आ गया। रात का सन्नाटा। एक पुरानी हवेली के टूटे शीशे से छनकर आती चांदनी। फर्श पर बिखरा हुआ खून और एक अधजली चिट्ठी। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए हवेली के बाहर रुकती है। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए गाड़ी से उतरता है। हवेली के अंदर विक्रम टॉर्च की रोशनी फैलाता है। दीवार पर खून से लिखा है, खेल अभी शुरू हुआ है। विक्रम का जूनियर राहुल हांफते हुए अंदर आता है। उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट है जो उसे लॉन में मिला था। लॉकेट को खोलते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें उसकी अपनी और एक अजनबी औरत की पुरानी तस्वीर है। फ्लैशबैक 10 साल पहले का बनारस। गंगा घाट पर आरती की गूंज और भीड़ में मुस्कुराती हुई वही अजनबी औरत नैना। वर्तमान पुलिस स्टेशन का वॉर रूम। विक्रम बोर्ड पर संदिग्धों की तस्वीरें लगा रहा है।
उसका दिमाग अतीत के पन्नों में उलझा है। शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून दिग्विजय सिंह अपनी आलीशान कार से उतरकर पुलिस स्टेशन में एंट्री लेता है। चेहरे पर घमंड। दिग्विजय विक्रम की मेज पर हाथ मारता है। हवेली की जमीन मेरी है इंस्पेक्टर, वहां जो कुछ भी मिला वो मुझे वापस चाहिए। विक्रम सीधे दिग्विजय की आंखों में देखता है। वहां जमीन नहीं, जमीर का कत्ल हुआ है दिग्विजय बाबू। तफ्तीश तो होगी। उसी रात राहुल को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। भारी आवाज कहती है, विक्रम को रोको वरना अगला नंबर उसका है। राहुल घबराकर विक्रम के घर की तरफ भागता है। सड़क पर तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो उसका रास्ता काटने की कोशिश करती है। एक भयंकर चेस सीक्वेंस। राहुल अपनी बाइक को गलियों में मोड़ता है। स्कॉर्पियो एक दीवार से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। विक्रम अपने घर में बैठा उस अधजली चिट्ठी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अक्षर उभरते हैं, धोखा। तभी खिड़की का शीशा टूटता है और एक तीर अंदर आता है। तीर पर एक पेनड्राइव बंधी हुई है। विक्रम पेनड्राइव को लैपटॉप में लगाता है। स्क्रीन पर एक पुराना न्यूज फुटेज चलने लगता है, एक कार एक्सीडेंट जिसमें नैना की मौत दिखाई जा रही है। फुटेज को ध्यान से देखने पर विक्रम को बैकग्राउंड में दिग्विजय सिंह का आदमी कालिया दिखाई देता है जो मुस्कुरा रहा है। क्रोध से लाल विक्रम अपनी रिवॉल्वर लोड करता है। राहुल उसी वक्त कमरे में जख्मी हालत में कदम रखता है। सर, हमारी ही डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है। कालिया को पहले से पता था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, राहुल गिरते हुए कहता है। विक्रम राहुल को संभालता है और उसे अस्पताल भेजता है। अब यह जंग सिर्फ इंसाफ की नहीं, बदले की बन चुकी है। बनारस के घाट पर एक साधु के भेष में बैठा शख्स फोन पर बात कर रहा है। विक्रम जाल में फंस चुका है, हुजूर। दिग्विजय सिंह अपने आलीशान केबिन में बैठकर वाइन का घूंट लेता है। उसे वहीं दफन कर दो जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। विक्रम बनारस पहुंचता है। वही घाट, वही यादें। हवा में एक अजीब सी साजिश की बू है। एक पुरानी संकरी गली में विक्रम का पीछा 3 नकाबपोश गुंडे करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। हाथापाई का सीन। विक्रम अपनी बेल्ट निकालता है और गुंडों की बेरहमी से धुनाई करता है। एक गुंडे की गर्दन पर पैर रखकर पूछता है, कौन है तुम्हारा बॉस? गुंडा तड़पते हुए कहता है, कमिश्नर। कमिश्नर साहब, विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वापस शहर में कमिश्नर और दिग्विजय सिंह एक बंद कमरे में नोटों के ब्रीफकेस का सौदा कर रहे हैं। विक्रम कमिश्नर के केबिन में बिना इजाजत घुसता है। कमिश्नर चौंक जाता है लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेता है। तुम बिना परमिशन बनारस गए, विक्रम? यू आर सस्पेंडेड, कमिश्नर चिल्लाता है। विक्रम अपना बैज मेज पर फेंकता है। खाकी सिर्फ बदन पर होती है, कमिश्नर साहब, फर्ज रगों में दौड़ता है। अब सस्पेंशन नहीं, सीधा फैसला होगा। रात के अंधेरे में विक्रम उस पुरानी हवेली में दोबारा जाता है। उसे यकीन है कि कोई सुराग छूट गया है। हवेली के तहखाने का दरवाजा खुलता है। अंदर एक खुफिया लैब और कुछ फाइलें हैं जो दिग्विजय के गैरकानूनी धंधों का कच्चा चिट्ठा है। अचानक पीछे से तालियों की आवाज गूंजती है। कमिश्नर बंदूक ताने खड़ा है, साथ में कालिया और उसके गुंडे हैं। बहुत आगे आ गए विक्रम। नैना भी इसी सच तक पहुंच गई थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा, कमिश्नर हंसते हुए कहता है। तभी धमाके के साथ हवेली की लाइटें गुल हो जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ गोलियों की आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। लाइट्स वापस आती हैं। कालिया के गुंडे जमीन पर ढेर हैं। विक्रम ने कमिश्नर को बंधक बना लिया है। कमिश्नर गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो विक्रम, सारा पैसा तुम्हारा। विक्रम उसकी टांग पर गोली मारता है। दिग्विजय सिंह को खबर मिलती है कि पासा पलट चुका है। वह अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है। शिपयार्ड का सीन। भारी बारिश हो रही है। दिग्विजय अपने गार्ड्स के साथ हेलीपैड की तरफ बढ़ रहा है। तभी सामने से हेडलाइट्स की तेज रोशनी दिग्विजय की आंखों पर पड़ती है। विक्रम की गाड़ी बैरियर तोड़कर अंदर घुसती है। दिग्विजय के गार्ड्स अंधाधुंध फायरिंग करते हैं।
विक्रम गाड़ी से कूदकर कंटेनर्स के पीछे छिप जाता है और जवाबी फायरिंग करता है। एक एक करके सारे गार्ड्स ढेर हो जाते हैं। दिग्विजय अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। विक्रम दिग्विजय के सामने खड़ा होता है, हाथ में रिवॉल्वर। यह नैना के लिए, यह राहुल के लिए और यह इस कानून के विश्वास के लिए। 3 गोलियों की आवाज। दिग्विजय का शरीर जमीन पर गिरता है। बारिश का पानी उसके खून को बहा ले जाता है। सुबह का सूरज उगता है। विक्रम गंगा घाट पर खड़ा है। वह नैना का लॉकेट पानी में प्रवाहित करता है। आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर सुकून। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। रात का सन्नाटा। एक सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ रही है। अंदर बैठा कबीर स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए है। उसकी आंखों में घबराहट और गुस्सा साफ दिख रहा है। गाड़ी अचानक एक पुरानी, जर्जर इमारत के सामने रुकती है। हेडलाइट्स के उजाले में धूल उड़ती हुई दिखती है। कबीर गाड़ी से उतरता है और डैशबोर्ड से एक लिफाफा उठाता है। इमारत के अंदर चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ एक कोने से मध्यम रोशनी आ रही है। कबीर भारी कदमों से अंदर बढ़ता है। सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज गूंजती है। सामने एक कुर्सी पर एक आदमी पीठ घुमाकर बैठा है। कबीर रुकता है और कहता है, मैं आ गया। अब उसे छोड़ दो। कुर्सी धीरे धीरे घूमती है, लेकिन वह खाली है। सिर्फ एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा है। टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है। एक भारी, डरावनी हंसी गूंजती है। तुमने आने में देर कर दी, कबीर। खेल तो कब का शुरू हो चुका है। कबीर का फोन बस उठता है। कबीर कांपते हाथों से फोन उठाता है। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर चमक रहा है। वह फोन कान से लगाता है। बैकग्राउंड में किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। फ्लैशबैक 6 महीने पहले। एक हंसता खेलता परिवार। कबीर अपनी बहन रिया के जन्मदिन का केक काट रहा है। हर तरफ रोशनी और खुशियां हैं। अचानक घर का दरवाजा जोर से टूटता है। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुसते हैं। चीख पुकार मच जाती है। कबीर को सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। वर्तमान समय। कबीर फोन पर चिल्लाता है, रिया कहाँ है? क्या चाहते हो तुम लोग? दूसरी तरफ से आवाज आती है, शहर के पुराने क्लॉक टावर पर आओ, सिर्फ 20 मिनट हैं तुम्हारे पास। फोन कट जाता है। कबीर वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। गाड़ी के वाइपर्स तेजी से चलने लगते हैं। शहर की तंग गलियों से होते हुए कबीर की गाड़ी तेज मोड़ लेती है। पीछे एक काली एसयूवी उसका पीछा करती हुई दिखाई देती है। कबीर रियर व्यू मिरर में देखता है। उसका पीछा करने वाली गाड़ी अपनी रफ्तार बढ़ा देती है और कबीर की गाड़ी को साइड से टक्कर मारती है। कबीर का संतुलन बिगड़ता है। एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस। कबीर सूझबूझ से काम लेता है और एक संकरी गली में गाड़ी डाल देता है, जहां बड़ी एसयूवी नहीं जा पाती। वह बच निकलता है, लेकिन समय तेजी से बीत रहा है। क्लॉक टावर के पास गाड़ी रुकती है। कबीर गाड़ी से बाहर कूदता है। टावर की घड़ी में 11:55 हो रहे हैं। उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। कबीर टावर की संकरी और घुमावदार सीढ़ियों पर दौड़ता है। उसकी सांसें फूल रही हैं। हर कदम के साथ क्लॉक टावर की टिक टिक की आवाज तेज होती जा रही है। टावर की ऊपरी मंजिल। रिया एक खंभे से बंधी हुई है, उसके मुंह पर पट्टी है। कबीर उसे देखकर आगे बढ़ता है, रिया, लेकिन तभी अंधेरे से एक साया बाहर आता है। वह कबीर का पुराना दोस्त और बिजनेस पार्टनर विक्रम है। विक्रम के हाथ में एक बंदूक है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, वफादारी की कीमत चुकानी पड़ती है, कबीर। कबीर हैरान रह जाता है। विक्रम, तुमने यह सब क्यों किया? हम भाई जैसे थे। विक्रम हंसता है, बिजनेस में कोई भाई नहीं होता। तुमने वह डील छीनकर मुझे बर्बाद कर दिया था। विक्रम बंदूक तानता है। रिया रोते हुए सिर हिलाती है।
कबीर धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन उसकी नजर पास में लटके एक भारी लोहे के गियर पर पड़ती है। कबीर बातों में विक्रम को उलझाता है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। रिया को इसमें क्यों घसीटा? विक्रम चिल्लाता है, मुझे भीख नहीं, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद देखना था। ठीक उसी पल क्लॉक टावर में रात के 12 बजे का बड़ा घंटा गूंजता है। उस भारी आवाज और कंपन से विक्रम का ध्यान भटकता है। कबीर आगे झपट्टा मारता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। बंदूक विक्रम के हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। कबीर विक्रम पर घूंसे बरसाता है, लेकिन विक्रम भी पलटवार करता है। विक्रम कबीर को धक्का देकर गिरा देता है और गिरी हुई बंदूक की तरफ लपकता है। कबीर फर्श पर पड़ी एक लोहे की रॉड उठाता है और विक्रम के हाथ पर मारता है। विक्रम दर्द से चिल्लाता है। कबीर तुरंत दौड़कर रिया के पास जाता है और उसके हाथ मुंह की पट्टियां खोलने लगता है। रिया रोते हुए कहती है, भैया संभलो। विक्रम जेब से एक छोटा चाकू निकाल चुका है और कबीर की पीठ पर वार करने ही वाला होता है कि कबीर घूमकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ताकत की इस जंग में कबीर विक्रम को पीछे धकेलता है। विक्रम का पैर फिसल जाता है और वह टावर की खुली खिड़की से सीधे नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। एक सन्नाटा छा जाता है। कबीर हांफते हुए खिड़की से नीचे देखता है। सब कुछ खत्म हो चुका है। वह वापस मुड़कर रिया को गले लगा लेता है। कबीर और रिया टावर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। बारिश अब थम चुकी है। दूर से पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सुबह की पहली किरण। पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस क्लॉक टावर के बाहर खड़ी हैं। कबीर और रिया को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। एक इंस्पेक्टर कबीर के पास आता है और कहता है, मिस्टर कबीर, विक्रम की बॉडी मिल गई है, लेकिन उसके पास एक डायरी मिली है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कबीर चौंककर इंस्पेक्टर की तरफ देखता है। डायरी? उसमें क्या है? इंस्पेक्टर उसे एक पन्ना दिखाता है, जिस पर लाल स्याही से एक नया नाम और पता लिखा है। कबीर को एहसास होता है कि विक्रम तो सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। उसकी आंखों में एक बार फिर गुस्सा और बदले की आग भड़क उठती है। कबीर रिया की तरफ देखता है, जो अब सुरक्षित है। वह अपनी मां को फोन लगाता है और कहता है, मां, रिया मिल गई है। वह ठीक है। मैं उसे घर भेज रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं जाना होगा। कबीर अपनी गाड़ी के पास जाता है। वह डैशबोर्ड से विक्रम की वह डायरी उठाता है जो इंस्पेक्टर ने उसे जांच के लिए दी थी। वह पन्ने पलटता है और एक तस्वीर पर आकर रुक जाता है। तस्वीर शहर के एक बड़े राजनेता की है। कबीर गाड़ी स्टार्ट करता है और एक्सीलेटर पर पैर दबाता है। गाड़ी तेजी से नए मिशन की तरफ बढ़ जाती है। कैमरा कबीर की गाड़ी को पीछे से जूम आउट करता है, जो सुबह की धुंध में गायब हो रही है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और बैकग्राउंड में कबीर की भारी आवाज गूंजती है, अब गेम मेरे रूल्स पर खेला जाएगा। टाइटल्स रोल होना शुरू होते हैं। रात का सन्नाटा। मुंबई की एक सुनसान सड़क पर तेज बारिश हो रही है। एक काली एसयूवी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है। कीचड़ में महंगे चमड़े के जूते उतरते हैं। कैमरा ऊपर जाता है, हाथ में सुलगती हुई सिगरेट है। यह कबीर है। उम्र 35, आंखों में गहरा सन्नाटा और चेहरे पर एक पुराना स्थमा। वो सामने वाली बंद मिल की तरफ देखता है। मिल के अंदर का नजारा। सिर्फ एक बल्ब टंग रहा है जो हवा से हिल रहा है। नीचे जमीन पर खून की बूंदें टपक रही हैं। एक कुर्सी पर एक आदमी बंधा हुआ है, बुरी तरह पीटा गया है। उसका नाम शेट्टी है, शहर का जानामाना सप्लायर। शेट्टी के सामने 3 गुंडे खड़े हैं। उनका लीडर जग्गा अपनी चाकू की धार चेक कर रहा है। वह हंसता है। जग्गा कहता है, तेरा आका कबीर अब नहीं आएगा शेट्टी। वो समझदार आदमी है, अपनी जान दांव पर नहीं लगाएगा। अचानक मिल का भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुलता है। जबरदस्त हवा अंदर आती है।
धुंध और बारिश के बीच कबीर की परछाई दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। गुंडे चौंक जाते हैं। कबीर बिना कुछ बोले अंदर आता है। उसके चलने की आवाज खाली मिल में गूंजती है। जग्गा चिल्लाता है, पकड़ो साले को। दो गुंडे कबीर की तरफ लाठियां लेकर दौड़ते हैं। कबीर फुर्ती से पहले गुंडे का हाथ मरोड़ता है और उसकी लाठी छीनकर सीधे उसकी छाती पर मारता है। वह ढेर हो जाता है। दूसरा गुंडा वार करने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर झुककर उसके पेट में एक जबरदस्त लात मारता है। वह दीवार से जा टकराता है। अब सिर्फ जग्गा बचा है। वो डरकर शेट्टी के गले पर चाकू रख देता है। एक कदम और बढ़ाया तो इसे मार दूंगा। कबीर रुकता है। वो अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालता है और उसे हवा में उछालता है। सिक्का नीचे गिरता है। जैसे ही उसकी आवाज होती है, कबीर अपनी पैंट के पीछे से साइलेंसर लगी पिस्तौल निकालता है। ठाए कबीर बिना देखे गोली चलाता है। गोली सीधे जग्गा के हाथ पर लगती है, चाकू छूटकर गिर जाता है। कबीर आगे बढ़ता है, जग्गा के कॉलर को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए रोशनी में लाता है। कबीर ठंडे लहजे में कहता है, राघव कहाँ है? सिर्फ एक बार पूछूंगा। जग्गा दर्द से कराहते हुए थूकता है, नरक में मिलेगा वो तुझे। वो अब इस शहर का राजा है। कबीर मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो डरा दे। तो फिर उसे कहो, यमराज आ रहा है। कबीर उसे वहीं छोड़ देता है। कबीर शेट्टी की रस्सियां काटता है। शेट्टी हांफते हुए कहता है, भाई, राघव ने पुलिस को भी खरीद लिया है। अब बहुत देर हो चुकी है। कबीर शेट्टी का कंधा थपथपाता है। कानून उनके लिए बदलता है शेट्टी, मेरे लिए नहीं। गाड़ी में बैठो। अगली सुबह राघव का आलीशान बंगला। चारों तरफ तगड़ी सिक्योरिटी है। राघव एक 50 साल का सोफिस्टिकेटेड विलन सफेद सिल्क के कुर्ते में चेस खेल रहा है। उसका एक आदमी दौड़ते हुए आता है और जग्गा की हालत के बारे में बताता है। राघव की चाल बीच में ही रुक जाती है। राघव अपने वजीर को बोर्ड पर गिरा देता है। कबीर जिंदा है? मैंने 5 साल पहले उसकी चिता जलते देखी थी। उधर शहर के एक पुराने गैरेज में कबीर एक बड़े से नक्शे को टेबल पर फैलाता है। चारों तरफ हथियार बिखरे हैं। शेट्टी नक्शे पर हाथ रखता है। यह राघव का मेन अड्डा है, पोर्ट का गोडाउन नंबर 4। सारा माल यहीं से आता जाता है। कबीर अपनी पिस्तौल में गोलियां भरता है। आज रात राघव का सारा साम्राज्य इसी गोडाउन के साथ राख हो जाएगा। रात का वक्त। पोर्ट पर सन्नाटा है, लेकिन गोडाउन नंबर 4 के बाहर भारी पहरा है। कबीर एक ऊंचे क्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है। उसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल है। वह सांस रोकता है। सूट साइलेंसर वाली स्नाइपर से पहली गोली चलती है। वॉच टावर का गार्ड नीचे गिरता है। एक के बाद एक कबीर क्रेन से ही बाहर खड़े चारों गार्ड्स को ठिकाने लगा देता है। नीचे का रास्ता साफ है। कबीर नीचे उतरता है और गोडाउन का पिछला दरवाजा कटर से काटता है। वह अंदर दाखिल होता है। अंदर करोड़ों के ड्रग्स और अवैध हथियारों के बॉक्स रखे हैं। कबीर हर कोने में टाइम बम सेट करने लगता है। तभी अचानक गोडाउन की सारी लाइट्स जल जाती हैं। कबीर चौंककर चारों तरफ देखता है। ऊपर की बालकनी से राघव हंसते हुए सामने आता है। उसके साथ कम से कम 20 हथियारबंद आदमी हैं। राघव तालियां बजाता है, स्वागत है कबीर। मुझे पता था तुम अपने दोस्तों के लिए सीधे मौत के मुंह में चले आओगे। कबीर अपनी राइफल गिरा देता है और हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। राघव नीचे आता है और कबीर के सामने खड़ा होता है। 5 साल पहले जो अधूरा काम छोड़ा था, आज वो पूरा होगा। कबीर धीरे से अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखता है। उल्टी गिनती चल रही है, 12:05, 12:04। कबीर राघव की आंखों में देखता है और कहता है, चेकमेट राघव। बूम। गोडाउन के पिछले हिस्से में एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और आग की लपटें उठती हैं।
धमाके और धुएं का फायदा उठाकर कबीर राघव की गन छीनता है, उसे जमीन पर पटकता है और कैमरे की तरफ देखते हुए ट्रिगर दबा देता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तेजी से भागता हुआ समय फ्रॉस्ट के सीने में भारी दबाव पैदा कर रहा था। उसने थरथराते हाथों से अपनी जादुई थैली की ओर धीरे से कदम बढ़ाया। विशालकाय पंजे को बाहर निकालने की कोशिश में उसकी उंगलियां कांपने लगी थीं। तभी बर्फ जैसी ठंडी और पथरीली नजरों के साथ सारा वहां अचानक आ धमकी। बिना सोचे सारा ने फ्रॉस्ट की नाजुक कलाई को बेरहमी से दबोच लिया। घसीटते हुए उसने फ्रॉस्ट को मुख्य विशाल हॉल के भीतर झटके से फेंक दिया। भारी दरवाजा एक भयानक गूंज के साथ बंद हुआ और सन्नाटा पसर गया। सारा के चेहरे पर कोई राहत नहीं थी, सिर्फ जलती हुई नफरत थी। तुम वापस क्यों आई? क्या मैंने नहीं कहा था कि लौटकर मत आना? सारा का गुस्सा बेवजह नहीं था, उसके भीतर गहरी मजबूरी छिपी थी। मदद और रसद की बातें सिर्फ दूसरे संप्रदाय प्रमुखों को बहलाने के लिए थीं। आखिरी संसाधन फ्रॉस्ट को बचाने में लगाकर सारा ने उसके लौटने की उम्मीद छोड़ी थी। वापस आने का सीधा और साफ मतलब सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत था। गुरुवर, मैं आपको इस नरक में अकेले तड़पते हुए नहीं छोड़ सकती थी। फ्रॉस्ट ने बिना पलके झुकाए सारा की सुलगती आंखों में आंखें डाल दीं। वो जानती थी कि सारा उसे हर हाल में जिंदा देखना चाहती है। पर क्या सारा को लगता था कि फ्रॉस्ट उनके बिना जीना चाहेगी? मरना मंजूर है, पर मैं आपकी ढाल बनकर यहीं दम तोड़ दूंगी। सारा उस जिद्दी चेहरे को देखती रही और उसके शब्द हलक में फंस गए। तुम इतनी नासमझ और पागल क्यों हो? अपनी जान की परवाह नहीं? गुरुवर, मैं हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी रसद लेकर आई हूं। रसद? इस तबाही के दौर में वो तुच्छ रसद हमारा क्या भला करेगी? नहीं गुरुवर, ये साधारण भोजन नहीं बल्कि असीमित दिव्य ऊर्जा का भंडार है। तो दिखाओ मुझे, तुम्हारी इस खोखली बातों में कितनी सच्चाई छिपी है। गुरुवर, यह बंद कमरा उस महाशक्ति को समाने के लिए बहुत छोटा है। चलो बाहर चलें, जहां आसमान के नीचे हमारी किस्मत का फैसला होगा। जैसे ही दोनों ने हॉल से बाहर कदम रखा, सब सन्न रह गए। बाहर खड़े सभी संप्रदाय के शक्तिशाली नेता फौरन सावधान मुद्रा में आ गए। सारा ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक आसमान काला पड़ गया। घने बादलों को चीरता हुआ एक दैत्यकार खूंखार पंजा नीचे उतरने लगा। उस अकल्पनीय दृश्य को देखकर हर एक योद्धा की सांसें वहीं थम गईं। आखिर यह किस भयानक और असीम शक्तिशाली जीव का अंग हो सकता है? फ्रॉस्ट गर्व से आगे बढ़ी और उसने ऊंची आवाज में सबको संबोधित किया। साथियों, इस मास में ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है। इसे बिना किसी औषधि के सीधे शरीर में सोखा जा सकता है। यह कमजोर शरीर को वज्र जैसा मजबूत बनाने की ताकत रखता है। सारा का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो धीरे से घूमी। इस मामूली शिष्या को दिव्य परिवर्तन स्तर की वस्तु कहां से मिली? क्या इसने किसी परम पूज्य महागुरु के गुप्त तहखाने को लूटा है? सारा ने फ्रॉस्ट की बाह पकड़ी और फुसफुसाते हुए पूरी कहानी पूछी। आसमान से गिरते जादुई भाले और तड़पते भेड़िए राक्षसों का जिक्र हुआ। बिजली के भयंकर तूफान ने पल भर में रेगिस्तानी कीड़े को भून दिया। सुनने वालों के चेहरे डर और अचरज से लगातार सफेद पड़ रहे थे। रेन ने बात समेटते हुए कहा, बड़ी बहन एक महाशक्तिशाली वरिष्ठ से मिली। फ्रॉस्ट ने हाँ में सिर हिलाया और सबकी नजरें उम्मीद से चमक उठी। सूखे पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें भी अब थार थार कांपने लगी हैं। बंजर धरती की दरारों से केवल मौत की ठंडी सरसराहट बाहर आ रही है। विशालकाय केकड़े का मांस ही इस अंतहीन घेराबंदी में उनका इकलौता सहारा बना है। सामने आधा राक्षस सेना का समंदर है जो हर पल भूख से तड़प रहा है। हवा में तैरती इंसानी चीखें और दबे हुए कदमों की आहट खौफनाक है। कांच के उस पार से सारा की कांपती आवाज सीधे मेरे कानों से टकराई। एक वज्र आत्मा पत्थर चाहिए। उसकी इस मांग ने मुझे सुन्न कर दिया। रहस्यमय डिब्बे के भीतर गिरते ही हर तुच्छ चीज भगवान का रूप लेती है। मैंने दराज खंगाली और एक छोटा चमकीला सिक्का जैसा सेल बाहर निकाला। सिक्के की धात्विक चमक मेरी आंखों में बिजली की तरह कौंधने लगी थी। वहां सारा की धड़कनें रुक रही थीं, आसमान में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी बादलों का सीना चीरकर एक खौफनाक काली परछाई नीचे की ओर झपटी।
एक विशाल धातु का चक्का सीधे आंगन के सीने में आकर धंस गया। धमाके से उड़ी धूल के बीच वह गोल चक्र जादुई रोशनी उगल रहा था। यह तो एक बैटरी है। बुजुर्ग के होंठ थरथराए, आंखें फटी रह गईं। सारा ने आगे बढ़कर अपनी नाजुक हथेली उस ठंडी धातु पर टिका दी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि को उस अजनबी लोहे के भीतर तैरने दिया। पलक झपकते ही सारा नीला आसमान कयामत के काले बादलों में बदल गया। साफ चश्मा पहाड़ की चोटियों से नीली बिजलियां निकलकर आसमान चूमने लगीं। पूरा पर्वत देखते ही देखते कड़कड़ाती आकाशीय बिजली के आगोश में समा गया। सारा लड़खड़ाई, घुटनों के बल गिरी और उसके मुंह से खून बह निकला। यह तो साक्षात वज्र का कुंड है। वह थरथर कांपने लगी। शरीर की एक एक टूटी हड्डी को दोबारा जोड़ने वाला महाकुंड सामने था। कांच के पार बैठी मेरी रूह कांप गई। मैंने बड़े सेल पीछे हटाए। अच्छा हुआ छोटा सेल दिया, बड़ा तो इसकी जान ही ले लेता। सारा के हाथों से निकले मंत्रों ने उस सिक्के को हवा में उठा दिया। बुझती हुई सुरक्षा दीवार अब सूरज की तरह चमकने लगी थी, बेहद खतरनाक। मैंने अपना फोन उठाया और इस अकल्पनीय नजारे को रिकॉर्ड करने लगा। छोटे छोटे लोग चींटियों की तरह उस चमकीली बैटरी से तार जोड़ रहे थे। दुनिया के किसी सिक्के ने आज तक ऐसा शाही मकाम नहीं पाया होगा। बैटरी से बहती नीली नदियां सुरक्षा चक्र की रगों में दौड़ने लगीं। सारा ने सबको बुलाया और उस कड़कड़ाती रोशनी के नीचे बिठा दिया। बिजली के सांप उनकी खाल पर रेंगकर उनके जिस्म को फौलाद बना रहे थे। पहाड़ के नीचे खड़े आधे राक्षसों के हलक में जैसे थूक सूख गया था। यह चमकीला पहिया क्या बला है? उनकी फौज में खलबली मच गई। ब्लेज ने देखा कि मरने की कगार पर खड़ी दीवार अब अजेय हो चुकी थी। मदारी का खेल, एक बूढ़े घमंडी जादूगर की आवाज हवा में गूंजी। सारा, इस बकवास लोहे में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, सिर्फ ढोंग है। ब्लेज का दिल यह देखकर बैठ गया कि वे सब केवल मोहरे मात्र थे। बूढ़े की आंखों में अहंकार का अंधकार साफ साफ तैर रहा था, बेहद क्रूर। वह कुछ बोलने ही वाला था कि बूढ़े ने उसे डपटकर खामोश कर दिया। हवा में तैरते उस सिक्के से अब और भयंकर चिंगारियां निकलने लगी थीं। पहाड़ की चोटी पर बैठा वह छोटा सिक्का साक्षात यमराज लग रहा था। नीचे खड़े राक्षसों के पैरों तले की जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी थी। आने वाले महायुद्ध की आहट से पूरी वादी थरथर कांप रही थी। क्षितिज पर अभी भोर की पहली किरण भी नहीं फूटी थी। चारों तरफ पसरा सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने की गवाही दे रहा था। फ्रॉस्ट की आंखें धीरे से खुलीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके गोरे बदन पर बिजली की नीली लकीरें सांप की तरह रेंग रही थीं। राक्षसी मांस और आसमानी बिजली के मेल ने उसकी रगों में बारूद भर दिया था। उसके भीतर की ताकत अब एक महान योद्धा को टक्कर देने के लिए मचल रही थी। आसपास के बाकी सन्यासी भी अपनी हथेलियों को देखकर हैरान हो रहे थे। हवा में तैरती बिजली ने उनके कमजोर शरीरों को भी फौलाद बना दिया था। सीनियर काई, आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। कुछ सन्यासियों ने होश में आते ही आसमान की तरफ झुककर प्रणाम किया। सारा ने अपनी थकी हुई आंखें खोलीं और फ्रॉस्ट की तरफ देखा। एक गहरी सांस छोड़कर उसने फ्रॉस्ट के सिर पर हाथ रखा। क्या अभी भी तुम अपनी पुरानी सीमाओं को पार नहीं कर पाई? फ्रॉस्ट अभी भी 14वें स्तर पर अटकी थी, जो नामुमकिन सी बात थी। चिंता मत करो, मेरी किस्मत का फैसला विधाता ने कुछ अलग लिखा है, फ्रॉस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा था। फ्रॉस्ट, तुम हमेशा अपनी असली पहचान और माता पिता के बारे में पूछती थी ना? सारा की आवाज में आज एक अजीब सा भारीपन और खौफ साफ महसूस हो रहा था। बाहर खड़े उन आधे राक्षसों के बीच मुझे एक जानी पहचानी खुशबू आ रही है। कोई तुम्हें हमेशा के लिए सुलाने आया है, हमारी मौत का सामान लेकर। अगर आज हम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत का हर पन्ना दिखाऊंगी। इतना कहकर सारा के कदम जमीन छोड़ चुके थे और वह हवा में तैरने लगी। नीचे खड़े राक्षसों की फौज के बीच से एक साया ऊपर की तरफ उठा। रेन ने जब उस साये को देखा तो उसकी सांसें हलक में अटक गईं। एक इंसान? राक्षसों की इस गंदी फौज के बीच एक इंसान क्या कर रहा है? रेन की चीख हवा में गूंज उठी, पर सुनने वाला कोई नहीं था। मैं अपने कमरे की खिड़की से इस पूरे तमाशे को बड़े ध्यान से देख रहा था। मामला अब हाथ से निकल चुका था और तलवारें खींचने ही वाली थीं।
क्या मुझे बीच में कूदना चाहिए? नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत दिखाई तो यह पूरा पहाड़ ही राख बन जाएगा। मैं अपने कमरे के कबाड़ में कोई ऐसी चीज ढूंढने लगा जो तबाही न मचाए। उधर आसमान में सारा ने उस अजनबी के सामने जाकर अपनी तलवार खींच ली थी। एल्डर सेवन, 20 साल बाद भी तुम्हारी आंखों की नफरत कम नहीं हुई। सारा की आवाज में पुरानी यादों का कड़वा जहर साफ घुल चुका था। सारा, तुमने एक मामूली लड़की के लिए हमारी पूरी संस्था को धोखा दिया। एल्डर सेवन की हंसी से आसमान के बादल भी डरकर फटने लगे थे। उसके चारों तरफ 7 चमचमाती हुई जादुई तलवारें हवा में तैरने लगीं। उसकी ताकत का दबाव इतना था कि नीचे खड़े कमजोर लोग घुटनों पर आ गए। पुराने दिनों की खातिर उस लड़की को मेरे हवाले कर दो और चैन से मरो। एल्डर सेवन ने अपनी उंगली से फ्रॉस्ट की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया। क्या तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होगी? सारा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। जवाब में एल्डर सेवन की 7 तलवारों ने आसमान को 2 हिस्सों में चीर दिया। तलवारों से निकली रोशनी सीधे हमारी सुरक्षा ढाल की तरफ बढ़ने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि मानो साक्षात सूरज जमीन पर गिर रहा हो। सारा अपनी पूरी ताकत से उस हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन एल्डर सेवन की रफ्तार बिजली से भी कई गुना ज्यादा तेज थी। उसने अपनी उंगलियों को खंजर बनाया और सारा के सीने के पार कर दिया। सारा के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह नीचे गिरने लगी। 1000 साल की तपस्या का घमंड एल्डर सेवन के चेहरे पर साफ दिख रहा था। सारा जैसी कमजोर औरत उसका रास्ता रोकने की हैसियत नहीं रखती थी। तो तुम उस लड़की के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? तो मरो। तभी उस भयानक हमले ने हमारी सदियों पुरानी सुरक्षा ढाल को तोड़ दिया। पहाड़ को बचाने वाला कवच अब कांच के टुकड़ों की तरह बिखर चुका था। नीचे खड़े राक्षसों ने एक जोरदार दहाड़ मारी और तबाही का तांडव शुरू हो गया। रात का सन्नाटा। एक सुनसान हाईवे पर तेज रफ्तार कार दौड़ रही है। कार के अंदर कबीर स्टीयरिंग व्हील पर कसकर हाथ टिकाए हुए है। उसकी आंखों में गुस्सा और खौफ का मिश्रण है। अचानक कार के पीछे कई पुलिस सायरन गूंजने लगते हैं। कबीर रियरव्यू मिरर में देखता है, 4 लाल नीली बत्तियां उसका पीछा कर रही हैं। कबीर गियर बदलता है और एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है। कार की सुई 140 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर जाती है। वह खुद से बुदबुदाता है, आज नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा। कट टू फ्लैशबैक। 3 दिन पहले एक आलीशान ऑफिस। कबीर अपने बॉस मिस्टर सिंघानिया के सामने खड़ा है। सिंघानिया एक सूटकेस टेबल पर रखता है। सिंघानिया ठंडी आवाज में कहता है, यह आखिरी डिलीवरी है कबीर, इसके बाद तुम आजाद हो। लेकिन याद रखना, इसे खोलने की कोशिश मत करना। कबीर सूटकेस लेता है और सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संकोच है। वर्तमान समय। हाईवे पर कबीर की कार एक तीखे मोड़ पर स्किड होती है। टायर चीख उठते हैं, लेकिन वह बमुश्किल गाड़ी पर काबू पाता है। सामने पुलिस ने नाकाबंदी बैरिकेड कर रखी है। इंस्पेक्टर झूला हाथ में टॉर्च लिए कबीर की गाड़ी को रुकने का इशारा करता है। कबीर रुकने के बजाय बैरिकेड को तोड़ते हुए गाड़ी निकाल ले जाता है। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ते हैं और पुलिस वाले जान बचाने के लिए कूदते हैं। इंस्पेक्टर झूला गुस्से में अपनी केप जमीन पर फेंकता है और वॉकी-टॉकी पर चिल्लाता है, कंट्रोल रूम, गाड़ी सिटी की तरफ बढ़ रही है, ओल्ड मिल रोड ब्लॉक करो। कबीर की गाड़ी एक पुरानी वीरान मिल के परिसर में घुसती है। वह झटके से ब्रेक लगाता है। धूल का गुबार उड़ता है। कबीर गाड़ी से उतरता है, बगल की सीट से उस रहस्यमयी सूटकेस को उठाता है और मिल के अंदर भागता है। मिल के अंदर घुप्प अंधेरा है। सिर्फ छत के सुराखों से चांद की रोशनी छनकर आ रही है। कबीर हांफते हुए एक भारी लोहे के खंभे के पीछे छिप जाता है। बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। दरवाजे खुलने और बंद होने की धड़धड़ आवाजें आती हैं। झूला अपनी गन निकालता है और अपने आदमियों को इशारा करता है, चारों तरफ से घेर लो। जिंदा या मुर्दा, मुझे वो सूटकेस चाहिए। मिल के अंदर कबीर की नजर सूटकेस के डिजिटल लॉक पर पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है।
वह सिंघानिया की चेतावनी को याद करता है। कबीर खुद से कहता है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए पुलिस और सिंघानिया दोनों मेरी जान के पीछे पड़े हैं। वह लॉक पर कुछ रैंडम नंबर्स ट्राई करता है। लाल बत्ती जलती है, एक्सेस डिनाइड डॉट। तभी पास ही में सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आती है। कबीर अलर्ट हो जाता है और सांसें रोक लेता है। एक पुलिसवाला टॉर्च की रोशनी मारते हुए ठीक कबीर के खंभे के पास से गुजरता है। रोशनी कबीर के चेहरे को छूकर निकल जाती है, पर वह बच जाता है। जैसे ही पुलिसवाला आगे बढ़ता है, कबीर पीछे से आकर उसका मुंह दबोच लेता है और उसे बेहोश कर देता है। कबीर पुलिसवाले की पॉकेट से एक कटर और छोटी टॉर्च निकालता है। कबीर दोबारा सूटकेस की तरफ मुड़ता है। वह कटर की मदद से सूटकेस के साइड पैनल को काटने की कोशिश करता है। मेटल कटने की हल्की सी चरचराहट होती है। कबीर अंदर झांकता है। वहां कोई ड्रग्स या पैसा नहीं है, वहां एक चमकती हुई ब्लू ड्राइव है। कबीर उस ड्राइव को निकालता है और अपने फोन से कनेक्ट करता है। स्क्रीन पर फाइल्स लोड होने लगती हैं। फाइल्स के नाम देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रोजेक्ट ब्लैकआउट, सिटी मिनिस्टर ब्राइबरी स्कैंडल डॉट। कबीर को समझ आता है कि सिंघानिया कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं, बल्कि पूरे शहर को तबाह करने वाले एक बड़े पॉलिटिकल रैकेट का हिस्सा है। अचानक मिल की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। पूरा हॉल रोशनी से नहा जाता है। कबीर चौंक कर ऊपर देखता है। सामने क्रेन के प्लेटफॉर्म पर इंस्पेक्टर झूला खड़ा है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। खेल खत्म कबीर। झूला के साथ कोई और भी है, मिस्टर सिंघानिया। सिंघानिया सिगार सुलगते हुए आगे आता है। कबीर दंग रह जाता है। झूला, तुम सिंघानिया के साथ मिले हुए हो? झूला हंसता है। कानून और मुजरिम का रिश्ता सिर्फ फिल्मों में होता है कबीर, असल दुनिया में सिर्फ पैसे का रिश्ता होता है। सिंघानिया आगे बढ़कर कहता है, कबीर ड्राइव मुझे दे दो। तुमने मेरा नमक खाया है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कबीर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून है। तुमने देर कर दी सिंघानिया। कबीर अपने फोन की स्क्रीन सिंघानिया की तरफ घुमाता है। स्क्रीन पर लिखा है, अपलोडिंग टू लाइव सर्वर 99%। सिंघानिया चिल्लाता है, झूला इसे रोको, गोली मारो इसे। झूला ट्रिगर दबाता है। ठाए, एक गोली कबीर के कंधे पर लगती है। कबीर दर्द से कराहते हुए पीछे गिरता है। कबीर गिरते गिरते भी फोन की स्क्रीन को देखता है। अपलोड सक्सेसफुल, ब्रॉडकास्टेड टू ऑल न्यूज चैनल्स। उसी पल झूला और सिंघानिया के फोन एक साथ बजने लगते हैं। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मिल के बाहर अचानक दर्जनों गाड़ियों के सायरन और लाउडस्पीकर की आवाज गूंजती है। इस बार यह झूला की पुलिस नहीं, बल्कि सीबीआई की टीम है। सीबीआई के कमांडोज मिल के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हैंड्स अप। झूला अपनी गन नीचे डाल देता है। सिंघानिया का सिगार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। एक सीबीआई ऑफिसर आगे बढ़कर सिंघानिया और झूला को हथकड़ी लगाता है। दूसरा ऑफिसर कबीर के पास घुटनों के बल बैठता है और उसे सहारा देता है। कबीर दर्द में भी मुस्कुरा रहा है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। क्रेन शॉट। मिल के बाहर सुबह का सूरज उग रहा है। कबीर को एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जा रहा है। शहर में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। स्क्रीन ब्लैक्स आउट। रात का सन्नाटा। एक पुरानी सुनसान हवेली के बाहर तेज बारिश हो रही है। बिजली कड़कती है और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे से खुलता है। आर्यन अपने हाथ में टॉर्च लिए हवेली के अंदर कदम रखता है। उसकी सांसें तेज हैं। वो चारों तरफ देखता है, जहां सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले हैं। अचानक हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी के रोने की आवाज गूंजती है। आर्यन चौंक जाता है और अपनी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की तरफ घुमाता है। सीढ़ियों पर किसी की परछाई दिखाई देती है। आर्यन हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, कौन है वहां? सामने आओ। परछाई गायब हो जाती है।
आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगता है। हर कदम के साथ लकड़ी के फर्श से चरचराहट की आवाज आती है। ऊपर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आर्यन के चेहरे से टकराता है। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगती है। सामने एक बंद कमरा है। कमरे के दरवाजे पर खून से एक अजीब सा निशान बना हुआ है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। आर्यन का हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल पर जाता है। वो धीरे से दरवाजा धकेलता है। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुलता है। कमरे के अंदर एक पुराना आईना है। आर्यन आईने के सामने खड़ा होता है, लेकिन आईने में उसकी खुद की परछाई नहीं दिख रही है। आर्यन खौफ से पीछे हटता है, तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। आर्यन चीख पड़ता है। वह कमरे से बाहर भागता है, लेकिन अब सीढ़ियां गायब हो चुकी हैं। वहां सिर्फ एक अनंत अंधेरा रास्ता दिखाई दे रहा है। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत जिंदा हो गई हो। पीछे से वही रोने की आवाज अब हंसने में बदल जाती है। आर्यन मुड़कर देखता है। एक धुंधली सी आकृति उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही हैं। आर्यन अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकालता है, जो उसे उसके दादाजी ने दिया था। ताबीज से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगती है। नीली रोशनी को देखकर वो आकृति रुक जाती है। वो दर्द से कराहती है और पीछे हटने लगती है। आर्यन को सांस लेने का मौका मिलता है। आर्यन को समझ आता है कि इस ताबीज में ही उसकी जान बचाने की ताकत है। वो ताबीज को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ने का हौसला जुटाता है। अचानक जमीन फटने लगती है। नीचे से काली लपटें उठ रही हैं। आर्यन एक तरफ कूदता है और खुद को गिरने से बचाता है। धुंधली आकृति फिर से हावी होने लगती है। इस बार वो अकेली नहीं है, उसके साथ कई और परछाइयां दीवार से बाहर आ रही हैं। आर्यन दौड़ते हुए एक दूसरे गलियारे में जाता है। यहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हैं, जिनकी आंखें आर्यन को हिलते हुए देखती हैं। एक तस्वीर के पास जाकर आर्यन रुकता है। उस तस्वीर में हूबहू आर्यन का ही चेहरा है, लेकिन उस पर 1920 फीट लिखा हुआ है। आर्यन स्तब्ध रह जाता है। उसे एहसास होता है कि इस हवेली से उसका नाता आज का नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। तस्वीर से खून बहने लगता है। आर्यन डरकर पीछे गिर जाता है। फर्श अचानक दलदल की तरह उसे नीचे खींचने लगता है। आर्यन अपनी पूरी ताकत से ताबीज को फर्श पर मारता है। एक जोरदार धमाका होता है और दलदल गायब हो जाता है। आर्यन खुद को हवेली के मुख्य तहखाने बेसमेंट में पाता है। यहाँ का माहौल बेहद ठंडा और डरावना है। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी किताब खुली रखी है। उस किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। आर्यन किताब के पास जाता है। पन्नों पर लिखा है, जो आया है वो यहीं का होकर रह जाएगा। मुक्ति सिर्फ बलिदान से मिलेगी। तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। चारों तरफ से मोमबत्तियां अपने आप जल उठती हैं, जिनकी लौ काली है। हवा में एक भारी आवाज गूंजती है, तुम वापस आ गए आर्यन। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आर्यन चिल्लाता है, क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आवाज हंसती है, तुम्हारा खून। इस हवेली के अधूरे अभिशाप को पूरा करने के लिए तुम्हारी बलि जरूरी है। आर्यन के पैर जमीन से उठने लगते हैं। वो हवा में लटक जाता है। अदृश्य ताकतें उसका गला घोटने की कोशिश करती हैं। आर्यन को अपने दादाजी की बात याद आती है, जब कोई रास्ता न बचे तो अपने डर को ही अपनी ताकत बना लेना। आर्यन आंखें बंद करता है और अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को उस ताबीज में केंद्रित कर देता है। ताबीज से एक असहनीय चमकदार सफेद रोशनी निकलती है, जो पूरे तहखाने को घेर लेती है। काली शक्तियां चीखने लगती हैं। अदृश्य पकड़ ढीली होती है और आर्यन जमीन पर गिर जाता है। वो हांफते हुए उठने की कोशिश करता है। किताब के पन्ने तेजी से जलने लगते हैं। हवेली की दीवारें दरकने लगती हैं और छत से पत्थर गिरने लगते हैं।
आर्यन समझ जाता है कि ये हवेली अब ढहने वाली है। वो बाहर निकलने के रास्ते की तरफ पागलों की तरह दौड़ता है। रास्ते में कई परछाइयां उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन आर्यन बिना रुके ताबीज की रोशनी से उन्हें हटाता जाता है। वो मुख्य हॉल में पहुंचता है। मुख्य दरवाजा सामने है, लेकिन उस पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी हुई हैं। पीछे से मलबे का एक बड़ा हिस्सा गिरता है। आर्यन के पास समय बहुत कम है। वो एक भारी लकड़ी का स्टूल उठाता है। आर्यन पूरी ताकत से स्टूल को खिड़की के कांच पर मारता है। कांच चकनाचूर हो जाता है। वह बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। कांच के टुकड़े उसके हाथों को छील देते हैं। आर्यन हवेली के बाहर गीली मिट्टी पर गिरता है। पीछे एक जोरदार आवाज के साथ वो पूरी हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सुबह की पहली किरण फूटती है। बारिश रुक चुकी है। आर्यन मिटते हुए मलबे और धुएं को देखता है। उसकी सांसें अब काबू में हैं। आर्यन उठकर खड़ा होता है और चलने लगता है। वो अपने हाथ में रखे ताबीज को देखता है, जो अब पूरी तरह से काला पड़ चुका है। कहानी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ खत्म होती है। रात का सन्नाटा। एक पुरानी जर्जर हवेली के बाहर बारिश तेज हो रही है। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुलता है। कमरे के अंदर एक मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में कबीर बैठा है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और खौफ के निशान हैं। कबीर अपनी डायरी में कुछ तेजी से लिख रहा है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं और स्याही पन्नों पर फैल रही है। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आती है। टप टप टप, पानी की बूंदें गिरने जैसी, लेकिन भारी कदम। कबीर लिखना बंद करता है। वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, मानो खुद को किसी चीज के लिए तैयार कर रहा हो। वह मोमबत्ती उठाता है। कमरे की दीवार पर उसकी परछाई एक विशाल डरावने साये की तरह फैल जाती है। कबीर धीरे धीरे कमरे से बाहर कॉरिडोर की तरफ बढ़ता है। कॉरिडोर लंबा, अंधेरा और अंतहीन लग रहा है। हवा का एक तेज झोंका आता है। कबीर के हाथ की मोमबत्ती बुझ जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में एक बिजली कड़कती है। उस एक सेकंड की रोशनी में कबीर को कॉरिडोर के अंत में एक साया खड़ा दिखाई देता है। साया अजीब तरह से मुड़ा हुआ है। कबीर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हैं। वह चाहकर भी एक कदम पीछे नहीं ले पा रहा। तभी उस साये की तरफ से एक धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज आती है, तुम लौट आए, कबीर। कबीर का गला सूख जाता है। वह कांपती आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं मिलता, बस एक ठंडी, डरावनी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती है। कबीर अपनी जेब से माचिस निकालता है। वह घबराहट में एक तीली जलाता है, लेकिन वह तुरंत बुझ जाती है। वह दूसरी तीली जलाता है। रोशनी होते ही वह साया अब उसके ठीक सामने महज 2 इंच की दूरी पर खड़ा है। उसका चेहरा सफेद, आंखें पूरी तरह से काली और धंसी हुई हैं। वह साया कबीर को घूर रहा है। कबीर चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसका दम घुटने लगता है। साया अपना ठंडा, बेजान हाथ कबीर के गले की तरफ बढ़ाता है। कबीर पीछे की तरफ गिर पड़ता है। जमीन पर गिरते ही कबीर को एहसास होता है कि वह अपने दादाजी के पुराने लॉकेट पर गिरा है, जो जमीन पर पड़ा था। वह झटके से उस लॉकेट को उठाता है। लॉकेट से एक अजीब सी, हल्की नीली रोशनी निकलने लगती है। नीली रोशनी को देखते ही वह साया दर्द से चीख उठता है और पीछे की तरफ हट जाता है। कबीर को समझ आता है कि यह लॉकेट ही उसकी ढाल है। वह हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है। लॉकेट को आगे करके कबीर उस साये की तरफ बढ़ता है। साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। तुम इसे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, साये की आखिरी भयानक आवाज गूंजती है और वह गायब हो जाता है। माहौल में अचानक शांति छा जाती है।
केवल बाहर हो रही बारिश और कबीर की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। कबीर लॉकेट को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। वह समझ जाता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वह वापस अपने कमरे की तरफ भागता है। उसे हवेली के तहखाने से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तहखाने का दरवाजा, जो बरसों से बंद था, अब आधा खुला हुआ है। अंदर से एक अजीब सी महक आ रही है। कबीर हाथ में टॉर्च और लॉकेट लेकर तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। हर कदम भारी है। तहखाने की दीवारों पर पुरानी और अजीबोगरीब तस्वीरें टंगी हैं। उन सभी तस्वीरों में लोगों के चेहरे कटे हुए हैं। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा संदूक रखा है। संदूक के ऊपर वही रहस्यमयी निशान बना है जो लॉकेट पर है। कबीर संदूक के पास पहुंचता है। वह भारी ताले को लॉकेट की नोक से छूता है। ताला अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वह संदूक खोलता है, उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि पुरानी कटी हुई तस्वीरें और एक किताब मिलती है। किताब के पन्ने पलटने पर कबीर को अपने परिवार का एक काला इतिहास पता चलता है। यह हवेली एक अभिशाप पर बनी थी। अचानक तहखाने का दरवाजा ऊपर से जोर से बंद हो जाता है। कबीर अंदर पूरी तरह से कैद हो चुका है। चारों तरफ की दीवारें हिलने लगती हैं। मिट्टी और पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। वही साया अब दीवार के पत्थरों से उभरकर बाहर आने लगता है। इस बार वह पहले से भी बड़ा और ज्यादा खतरनाक है। इस किताब को बंद करो कबीर, वरना तुम भी यहीं दफन हो जाओगे, साया गरजता है। कबीर डरने के बजाय उस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखी मंत्र जैसी लाइनों को जोर जोर से पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही पूरा तहखाना एक तेज सफेद रोशनी से भर जाता है। साया चिल्लाता है, उसका वजूद बिखरने लगता है। रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि कबीर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। एक जोरदार धमाका होता है। सब कुछ शांत। कबीर आंखें खोलता है। तहखाने की दीवारें अब सामान्य हैं और वह साया पूरी तरह गायब हो चुका है। ऊपर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सुबह की पहली किरण तहखाने की सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई देती है। कबीर किताब और लॉकेट लेकर बाहर धूप में आता है। हवेली का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। स्क्रीन ब्लैक आउट होती है।